So once again, with these words, I'm not standing more between the cadets and the learned speaker. Once again, I extend welcome to Dr. Vinay Sofat and Dr. Dinesh Shahal from Central University, Haryana. Thank you very much. Over to Dr. Nidhi. Thank you so much, sir, for your kind and inspirational words. Now I would like to invite Professor Vinay Sofat to start this session. Yes. Thank you, Madam Dr. Nidhi Gupta. I think I am audible. Yes, sir, very much. First of all, I wish to congratulate as well as thank my dear friend, Dr. Khushvinder Kumar, and the kind words that you have spoken about me. But let me admit at the very outset that for any cause of this kind or some other kind of any academic purpose, the best suitable person, academician, is your own principal. So we admit all the academicians across the region that he is always the right person to deliver any talk on this type of academic and other activities. So, but still you have spoken what about me, and I am thankful to you, and I am grateful to you also to share my views with some of your cadets on this occasion. I also feel elated today because this function is being organized, importance of national integration in national unity by the 5th Punjab Battalion. Why I am saying so? Because I have also been a C certificate holder of 19th Punjab Battalion during my college days in infantry wing. So I feel that I am at home when I am talking with all these cadets, and I am recalling those days. So first of all, again, I congratulate all of you on this occasion. I would like to talk on this topic in some different way. जैसा कि हम अक्सर जब मान के चलते हैं कि जो नेशनल इंटीग्रेशन है वो बहुत जरूरी है किसी भी नेशनल यूनिटी के लिए, और नेशनल यूनिटी की जब हम बात करते हैं तो इट मीन्स हम जो मान के चलते हैं कि देयर इज अ नेशन एंड दैट नेशन डिजर्व्स टू बी यूनिफाइड नेशन, उसमें उसकी यूनिटी होना लाजमी है, और उसके लिए सभी जो अलग अलग विचारधाराओं के लोग हैं, अलग अलग जात के लोग हैं, अलग अलग धर्मों के लोग हैं, अलग अलग पर्सपेक्टिव्स के लोग हैं, उन सब का एक कॉमन एम पे आना और अपने नेशन को बिल्ड करने की बात को सोचना अनिवार्य हो जाता है। परंतु अगर हम उसका दूसरा एंगल देखते हैं तो नेशनल इंटीग्रेशन की बात की जरूरत ही तब पड़ती है जब हम देखते हैं कि लोग इन चीजों से जनरली बाहर नहीं आ पाते, जब उनके आने में एक दिक्कत रहती है, इसलिए हमें महसूस होता है कि देयर सम सॉर्ट ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन मस्ट बी देयर, एंड वो नेशनल इंटीग्रेशन हमारे उस कॉमन गोल को, जो नेशन बिल्डिंग का गोल है, जो नेशन को बेहतर बनाने का गोल है, उसकी तरफ वो ले जाना चाहे। हमें इस बात में ये देखना जरूरी हो जाता है क्योंकि हम ज्यादातर इसमें जो आज कैडेट्स जुड़े हुए हैं उनके अंदर वो फीलिंग्स कुछ हद तक पहले से होती हैं और जो इस स्ट्रीम के द्वारा उनमें इनकलकेट हो जाती हैं, परंतु उन्हीं कैडेट्स को जब आगे जाकर व्यवहार करना पड़ता है वो सोसाइटी के उन एरियाज में जाकर करना पड़ता है जिसमें इन चीजों की जो दिक्कत है वो हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। मैं आज उन विषयों पे बात नहीं करूंगा कि हमारा सिस्टम क्या है, उस सिस्टम में खामियां क्या हैं, उस सिस्टम में क्या होना चाहिए और क्या उसमें से हो रहा है, क्या आगे हो सकता है, वो एक अलग विषय जो मुझे लगता है कि वो रहेंगे। लेकिन मैं 3 चीजें समझता हूं कि किसी भी नेशन को बिल्ड करने के लिए और उसके अंदर एक नेशनल इंटीग्रेशन की फीलिंग को लाते हुए उसको बिल्ड करने के लिए वो 3 चीजों का महत्व जो है वो बड़ा जरूरी है। वन इज द नेशनल यूनिटी एंड लॉयल्टी, कि राष्ट्र की एकता और राष्ट्र की एकता के प्रति वफादारी। जो बहुत बड़ी टर्म्स नजर आ रही होंगी, लेकिन जो मैं समझता हूं कि एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है और एक इंपॉर्टेंट विषय है किसी भी नेशन की बिल्डिंग के लिए। दूसरा फैक्टर जो हमें स्पष्ट रूप से जब हम देखते हैं तो वो है सोशल इक्वालिटी।
सोशल इक्वालिटी के आगे कई मीनिंग हो सकते हैं, लेकिन सोशल इक्वालिटी जिसमें इक्वल अपॉर्चुनिटीज हों, जिसमें इक्वालिटी एस्टेब्लिश हो सके, जिसमें इक्वली कॉम्पिटेंट आप बन सको, और ना सिर्फ कॉम्पिटेंस के अलग अलग पैरामीटर्स को लेते हुए आप उसमें आपको इक्वालिटी मिले, बल्कि उसके लिए इक्वली आप तैयार भी हो सको, वो भी जरूरी है। क्योंकि तैयार होने से में जब तक इक्वालिटी नहीं है, तब तक वो अगले जो पैरामीटर्स हैं वो एक बेईमानी साबित होंगे, वो उनमें आप कह सकते हो कि कुछ पार्शियलिटी और बायसेस शामिल होंगी, इसलिए वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पहलू है। और तीसरा पहलू जो मैं समझता हूं कि इन सब चीजों को जोड़ने का एक साधन हमारे पास क्या होता है, वो होती है हमारी कॉमन नेशनल हेरिटेज। हमारी कॉमन नेशनल जो विरासत हमें मिलती है, उसमें हमें कॉमन उसमें एजेंडा क्या है। मैं उस हेरिटेज की बात नहीं करता जो किसी धर्म के परिप्रेक्ष्य से निकल कर आती है, मैं उस हेरिटेज की बात नहीं कर रहा जो किसी जाति विशेष से निकल कर आती है, मैं उस हेरिटेज की बात करता हूं जिसके बेसिस पे हम ये कह सकें कि यस वी आर ए नेशन, यस वी वर ए नेशन, यस एंड वी शैल बी ए नेशन। अदरवाइज क्या होगा कि अगर हम उसको नहीं समझेंगे तो हम ये मान के चलेंगे कि आज का जो हिंदुस्तान है वो जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक का है, और पंजाब से लेकर वो मिजोरम नागालैंड तक का है, और आज से 50 साल पहले का हिंदुस्तान कुछ और था, और आज से 50 साल बाद ना जाने क्या होगा, इसमें कुछ और एरिया शामिल होंगे या नहीं होंगे, तो वो एरिया क्या होगा और उस समय की नेशनल यूनिटी क्या होगी। वो मुझे लगता है कि सिर्फ नेशनल यूनिटी नहीं होती, वो एक पॉलिटिकल यूनिटी होती है। तो इन दोनों चीजों में अंतर भी हमें जानने की आवश्यकता है कि पॉलिटिकल यूनिटी और नेशनल यूनिटी क्या होगी। मैं इन तीन विषयों पे आपसे बात करूंगा कि नेशनल लॉयल्टी एज वेल एज यूनिटी, सोशल होमोजेनिटी, और तीसरा है कि जो हमारी कॉमन नेशनल हेरिटेज है। और क्योंकि हम जस्ट कल यानी आज रात के 12 बजे के बाद जो भारत है वो अपनी आजादी की 25वीं सालगिरह मनाने जा रहा है, और पूरे देश में एक जो वातावरण इस वर्ष में बनेगा, मैं उसके साथ साथ वो उन हालातों पे भी थोड़ा सा इसी संदर्भ में वर्णन करूंगा कि कैसे वो नेशनल इंटेग्रेशन हमें विरासत से मिली है, नेशनल इंटेग्रेशन की फीलिंग हमें विरासत से मिली है, और कहां हमने उसको नजरअंदाज करने की कोशिश की है। क्योंकि इस ओकेजन को सेलिब्रेट किया जा रहा है मुल्तानी मल मोदी कॉलेज पटियाला की तरफ से, वन ऑफ द मोस्ट रिनाउंड इंस्टीट्यूशन, और जैसा उनका विशाल हृदय है, मानसिकता है, इसलिए मैं अपने आप को इस बात में भी कंफर्टेबल महसूस करता हूं आज कि मैं अपनी बात को खुलकर कह सकूंगा, जो बातों पे अक्सर कुछ कई बार मन में हिचकिचाहट होती है कहने की, जब समाज में उस तरह की एक्सेप्टेबिलिटी नहीं होती, परंतु मुझे लगता है कि मैं आपके बीच में उन बातों को कहने में कंफर्टेबल महसूस करूंगा। जब हम फर्स्ट बात करते हैं नेशनल लॉयल्टी और नेशनल यूनिटी की, मैं इसको दूसरे नंबर पे करूंगा, उससे पहले बात आ जाती है कि सोशल होमोजेनिटी और सोशल इक्वालिटी की। हम अक्सर कहते हैं कि सोशली वी शुड बी हैवन द गिवन द इक्वल अपॉर्चुनिटीज, बट इज इट पॉसिबल? क्या ऐसा संभव है कि आज हम कॉन्स्टिट्यूशन में सभी के लिए इक्वालिटी एस्टेब्लिश कर दें? अगर ऐसा होता तो क्या उस समय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने ऐसा ना किया होता? सोशल इक्वालिटी एक लेवल होता है जो हमें अचीव करना होता है, और उसको अचीव करने के लिए जो जरूरी होता है कि सोशल इक्वालिटी के लिए उन चीजों को ऊपर उठाया जाए जो दबके, जो कई सालों से, हजारों सालों से या सैकड़ों सालों से दबी हुई हैं, कुचली हुई हैं, ताकि वो बराबरी पे आ सकें और उसके बाद बराबरी से आगे बढ़ सकें। और उसमें हम जब खास तौर पर देखते हैं, इंडिया के संदर्भ में देखते हैं, तो एक चीज जो स्पष्ट रूप से सामने आती है कि दो वर्ग ऐसे रहे, क्योंकि जब हम कहते हैं कि भारत में आज इस तरह की आवश्यकता है, जब हम आजादी की 50वीं वर्षगांठ मनाने जा रहे हैं, सालगिरह अंग्रेजों से आजादी की, तो उससे पहले के जो वातावरण में हम जब इस गुलामी के दौर में गए, जब इस तरह की मानसिकता में गए, तो वो मानसिकता में जाने के, गुलामी में जाने के भी कुछ कारण रहे होंगे। और जब आप स्वामी विवेकानंद को पढ़ते हैं तो वो कहते हैं कि देयर आर टू रीजंस फॉर इंडियाज डाउनफॉल, वन इज द ट्रैम्पलिंग ऑफ द पुअर एंड डाउनट्रोडन, and second is the miserable condition of the women. इन दो
वर्गों के साथ जो पुराना इक्वालिटी का स्टैंडर्ड था हमारे एंशिएंट इंडिया के ट्रेडिशंस में, वो उसमें गिरावट आई, और गिरावट लाने वाले कौन थे? हम ही थे। अगर वो गिरावट नहीं आई होती तो शायद हिंदुस्तान और आने वाले वर्षों में गुलामी के दौर से भी शायद ना निकलता, हम सब उसी नेशनल यूनिटी के साथ इकट्ठे फाइट कर पाते। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, जो एक कटु सत्य है जिसको हमें स्वीकार करने की आवश्यकता है। अब जब उस वुमेन की हम इक्वालिटी की बात करते हैं, अब हम आज के दौर में जब हम कहते हैं कि वुमेन शुड बी गिवन द इक्वल राइट्स, जेंडर बाइसेस नहीं होने चाहिए, तो हमारा उसमें रोल क्या रहेगा? जब हम कहते हैं कि वो इंटीग्रेशन, तो पहला इंटीग्रेशन जो है वो जेंडर बाइसेस को खत्म करके जेंडर इक्वालिटी की तरफ हमारा रोल क्या रहेगा? तो अक्सर जो मेरे जैसे मेल हैं वो बड़ा कह देते हैं कि हम तो औरतों के लिए ये करते हैं वो करते हैं। तो मैं आपको स्वामी विवेकानंद की ही कोट जहाँ पे रखता हूँ आपके सामने, वो कहते हैं कि औरतों की इस दुर्दशा का अगर कोई जिम्मेवार है तो ये मर्द ही हैं, ये पुरुष ही हैं, क्योंकि इन पुरुषों ने ये ठेका ले लिया कि हम इन औरतों की हालत को सुधारेंगे। और उसकी वजह ये बनी कि औरत की एबिलिटी और कैपेबिलिटी के ऊपर एक सवालिया निशान खड़ा हो गया। और वो कहते हैं कि अगर हम हिंदुस्तान की औरत को देखें तो हमें सिर्फ एक बात करने की आवश्यकता है कि इंडियन वुमेन को हम सिर्फ ये फ्रीडम दे दें कि वो एजुकेट हो जाए। उसके बाद इंडियन वुमेन जो है वो उतनी ही सक्षम है जितनी कोई यूरोपियन या दूसरे देश की औरत है अपनी समस्याओं का हल करने के लिए। उतनी ही सक्षम है, शायद उससे भी ज्यादा सक्षम है, और वो अपनी सभी समस्याओं का हल खुद कर सकती हैं। और उसके लिए सिर्फ चाहिए क्या? वो कहते हैं कि एक ही चीज चाहिए कि हमें उस इंडियन वुमेन को टोटल एजुकेशन प्रोवाइड करनी चाहिए, और वो खुद इस बात में सक्षम हो जाएगी। और फ्रीडम कितनी देनी है? आज की जो बड़े बड़े फेमिनिस्ट हैं वो भी उतनी फ्रीडम की बात नहीं करते। वो आज से 100 वर्ष पूर्व जो कहा गया कि इंडियन वुमेन को 100% फ्रीडम दे दी जाए। कोई फेमिनिस्ट 100% फ्रीडम की बात नहीं करता। वो पार्लियामेंटेरियंस पे बात करेंगे, सीट्स की रिजर्वेशन पे बात करेंगे, घर के घरेलू मामलों में बात करेंगे, दूसरे चीजों में बात करेंगे, लेकिन वो कहते हैं कि 100% फ्रीडम टू द वुमेन। क्या उसके बाद कुछ औरत को कुछ कहने या सुनने लायक रह जाता है? और दूसरा है कि 100% फ्रीडम विद ए कंप्लीट फेथ इन द वुमेन्स एबिलिटी एंड कैपेबिलिटी। यह दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि दे दिया, वो मैंने खरात नहीं दी, वो उसकी एबिलिटी है, उसकी कैपेबिलिटी है, एंड दे आर एबल टू सॉल्व देयर ओन प्रॉब्लम्स प्रोवाइडेड दे आर एजुकेटेड ऑन दैट पर्पस, एंड वो उस पर्पस को समझने की बात को करें। ये इक्वालिटी वुमेन के संदर्भ में दी गई। और हम जानते हैं, मैं इसको अभी थोड़ा सा जहां पे टच करूंगा, कि हमारी हेरिटेज और ट्रेडिशन आज भी आप कई इलाकों में चले जाए मौजूद हैं, लेकिन पुरानी जो चीज हमने अपनी हेरिटेज में महसूस की है कि औरतों को स्वयंवर करने का अधिकार था। उनके आगे जो स्टोरीज हैं उसके अलग अलग विषय हैं, वो अलग चर्चा का विषय हो सकते हैं, और चर्चा उन पे होनी भी चाहिए। लेकिन औरत को खुद अपना पति चुनने का अधिकार अगर आज से हजारों वर्ष पूर्व था, तो आज तो कहीं ना कहीं जो बात हमारे हाथ से फिसली, जिसका मतलब ये नहीं कि हम ये कहें कि वो एक अलग संदर्भ में बात हो रही थी, आज अलग संदर्भ में, बिल्कुल नहीं है। संदर्भ वो भी थे, संदर्भ आज भी हैं, लेकिन उसको टोटल कंप्लीट पर्सपेक्टिव में देखने की जरूरत है। तो वो फ्रीडम कहां गई, वो आजादी कहां गई, वो इक्वालिटी जो थी वो कहां गई? तो उस लेवल पर जाकर हम बड़े फक्र के साथ कहते हैं कि हमारे ग्रंथों में वो इक्वालिटी लिखी हुई है, लेकिन ग्रंथों में लिखे होने के बावजूद हिंदुस्तान के किसी भी धर्म को मानने वाले व्यक्ति का जो समाज है, मैं फिर से अपनी लाइन को दोहरा रहा हूं, किसी भी धर्म को मानने वाले उस व्यक्ति का जो वो समाज है, उस समाज में औरतों की इक्वालिटी नहीं है। तो इसलिए ये बात हर धर्म के, हर जाति के व्यक्ति को समझनी पड़ेगी कि मेरे धार्मिक ग्रंथों में लिखे होने के बावजूद अगर आज मेरे परिवार में और मेरे समाज में वो इक्वालिटी नहीं है, तो उसके जिम्मेवार भी हम खुद हैं। तो उस बात की मानसिकता को समझना और प्रेरित करना होगा आगे के लिए। और दूसरी बात है जो पुअर एंड डाउन ट्रोडन। आज हम
एक तरफ बड़ा जश्न होगा और दुनिया के आज भी हमने कुछ दिन पहले जो ओलंपिक्स खत्म हुई, मैक्सिमम मेडल्स हमने जीते। इंडिया प्रोग्रेस कर रहा है दुनिया के मानस पटल पर, इसमें कोई डाउट नहीं है। हमारे लोग दुनिया भर में छा रहे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन इस सब के बावजूद अगर हम देखते हैं कि 75 वर्षों के बाद भी हमारे देश के कुछ लोग सिर्फ इसलिए मर जाते हैं कि उनको खाने के लिए नहीं मिलता। हमारे देश के कुछ लोग इसलिए मर जाते हैं क्योंकि उनको छत नहीं मिलती। तो उस बात की जिम्मेवारी भी है कि इसका मतलब वो जो इक्वालिटी की हम सोशल बात करते हैं वो समाज में दिखाई नहीं है अभी पूरी तरह से। आज भी 25% से ज्यादा लोग ऐसे हमारे समाज में हैं जिनको 2 वक्त का खाना नहीं मिलता। इसीलिए विवेकानंद ने कहा था कि जब तक मेरे देश का एक कुत्ता भी भूखा सोता है तब तक मैं हर एक हिंदुस्तानी को, खास तौर पर पढ़े लिखे हिंदुस्तानी को गद्दार मानता हूं, जिसको रात को नींद कैसे आ जाती है जबकि उसका भूखा भाई बहन भूख से तड़प तड़प कर मर रहा होता है। इसीलिए उन्होंने बात को हम कहते हैं एवरी इंडियन इज माई ब्रदर। इंडिया डज नॉट अराइज इन द पैलेस ऑफ द रिच पीपल। जन्म होता है एक मोची की दुकान से, भारत का जन्म होता है एक किसान के खेतों से, भारत का जन्म होता है एक मजदूर के कारखानों से, भारत का जन्म होता है एक स्वीपर के उन अपने चार दीवारी में जहां पर वो जीवन व्यतीत कर रहा है उनसे। वो है भारत। जब तक उस भारत की इक्वालिटी दूसरे वर्ग के साथ स्टैब्लिश नहीं हो जाती तब तक उस भारत की महानता के हम पक्ष में तो रहेंगे, तब तक उस भारत की महानता को आगे बढ़ाने के पक्ष में तो रहेंगे, लेकिन भारत महान हो चुका इस बात का क्लेम नहीं हम कर पाएंगे। तो अगर इन लोगों को हम साथ में नहीं होंगे, अगर उन लोगों के अंदर वो भारत का सपना नहीं होगा जो सपना हम देखते हैं पढ़े लिखे लोग, तो वो भारत की वो नेशनल इंटीग्रेशन जिसको हम सिर्फ जाति धर्म के आधार पर बांट कर रख देते हैं, वो एक छोटा पहलू है। उससे बड़ा पहलू ये है कि हर एक हिंदुस्तानी अपने आप में सक्षम है। अगर वो सक्षम है तो इन बातों को समझ पाएगा। जब तक वो सक्षम नहीं है, जैसे कहते हैं ना कि किसी गरीब के लिए धर्म जरूरी नहीं है, किसी गरीब के लिए कोई जात जरूरी नहीं है, उसके लिए जरूरी है कि उसके मुंह में जो वो भूखा है वो रोटी का निवाला डले। किसी विधवा के लिए जो जरूरी है कि कोई उसके आंसू पहुंचे, उसके लिए जो जरूरी नहीं है कि वो किसी धर्म और जाति के साथ संबंधित है। इसलिए वो सोशल इक्वालिटी हमारे लिए जरूरी हो जाती है। और इस सोशल होमोजेनिटी पे, इस सोशल इक्वालिटी पे जो इन लोगों को साथ जो भी वर्ग हैं, मैं ये नहीं कहता कि वो किसी खास जाति के होंगे या किसी खास धर्म के होंगे या किसी खास क्लास के होंगे, whosoever it is who is not getting the equal opportunities and rights, जब तक उनको वो चीजें देने में हम सक्षम नहीं हो जाते, जब तक उनको उस प्लेटफॉर्म तक हम लाने में सक्षम नहीं हो जाते, तब तक हमारी जो नेशनल बिल्डिंग है, उस राष्ट्र का निर्माण जो हम उन शहीदों के नाम पे, उनके सपनों पे हम करना चाहते हैं, वो अधूरे का अधूरा रहेगा। तब तक हमारी मंजिल अचीव नहीं होगी जब तक हम इस बात पर ऊपर विशेष रूप से ध्यान नहीं दोगे। ये बात ठीक है कि उसके बाद जब हम बात करते हैं नेशनल लॉयल्टी की, नेशनल यूनिटी की, उसके लिए एक स्पिरिट चाहिए। वो स्पिरिट चाहिए, जैसे कल आपके प्रिंसिपल साहब बात कर रहे थे, डाई फॉर द नेशन। जो आप कैडेट्स हैं जिनके अंदर वो फीलिंग पैदा हो जाती है, क्योंकि आर्म्ड फोर्सेस के साथ आपका एक रिलेशन रहता है, जिनका बेसिक प्रिंसिपल होता है लेट अस डिस्कस द डाई, हाउ टू डाई फॉर द नेशन, नॉट टू लिव फॉर आवर ओन सेल्व्स। जो सैक्रिफाइस की फीलिंग लेके अपनी फाउंडेशन शुरू करते हैं, वो चाहिए। और इसीलिए मैंने कहा था कि आज मैं उस सिस्टम की बात नहीं करूंगा। इस सिस्टम में हजारों नुक्स हो सकते हैं, इस सिस्टम के अंदर हजारों कमजोरियां हो सकती हैं, लेकिन क्या हम उन कमजोरियों पे, उन खराबियों पे चर्चा करते हुए, उसका क्रिटिसिज्म करते हुए हम अपने जीवन को ज्यों ही व्यतीत करने देंगे? जा हम उसके बदले में उन खामियों को दूर करने के लिए, उन सभी दिक्कतों को दूर करने के लिए, कितनी भी बड़ी दिक्कतें क्यों ना हो, उनको दूर करने के लिए हम खुद फैसला करेंगे, नो आई विल स्टैंड अप, मैं करूंगा इन खामियों को दूर, मैं करूंगा इन सिस्टम्स की कमजोरियों को दूर,
मैं अपने खून की हर एक बूंद से और अपने दिल के मांस के टुकड़ों से इन जो किश्ती, जो हिंदुस्तान की किश्ती जो हजारों वर्षों से चल रही है, उसमें अगर आज कुछ छेद हो गए हैं तो मैं उनको भरने का प्रयास करूंगा, ऐसा विवेकानंद ने कहा था। क्या ये मेरा फैसला होगा, या मैं सिर्फ आलोचना के माध्यम से इसका क्रिटिसिज्म, वो भी एक जरूरी होता है, लेकिन क्या वहीं तक सीमित रहकर कोसता हुआ चला जाना व्यतीत करूंगा? हो सकता है कि मेरी कोशिशें नाकाम हो सकता है कि मेरी कोशिशें उतनी सक्षम ना हो, लेकिन क्या मैं कोशिश भी ना करूं, ऐसा सोचना मेरा बनता है। तो जब मैं ऐसा सोचने का प्रयास करूंगा, इस हिंदुस्तान को, इस नेशन को बिल्ड करने का प्रयास करूंगा, तो स्वाभाविक रूप से मैं ये तभी कर पाऊंगा जब हर एक हिंदुस्तानी को उसके रंग के भेदभाव को हटाते हुए, उसकी जाति के भेदभाव को हटाते हुए, उसके धर्म के भेदभाव को हटाते हुए, उसके दूसरे विचारों के मतभेद को हटाते हुए, उसको राइट और लेफ्ट के भेद को बताते हुए, मैं सिर्फ और सिर्फ अपने भारत के हर एक नागरिक को सक्षम बनाते हुए भारत के निर्माण की बात करूंगा। क्योंकि भारत कोई बिल्डिंगों का एक जमावड़ा नहीं हो सकता, भारत एक सिर्फ जमीन का टुकड़ा नहीं हो सकता। जब हम भारत की बात करते हैं तो 140 करोड़ हिंदुस्तानियों को सक्षम बनाना ही भारत का निर्माण है। और उसके लिए क्या मैं ये कोशिशें नहीं कर सकता? ये एक दूसरी बात, नेशनल यूनिटी की स्पिरिट जो है वो हमारे अंदर पैदा होनी जरूरी है। फर्स्ट नेशन देन मी, ये एक फीलिंग डेवलप होनी जरूरी है। और उसके लिए ये मेरे सभी भाई बंधु मेरे हैं, इनके लिए मैं हूं और इनकी ही मैंने बेहतरी के लिए कार्य करना है, यह स्पिरिट मेरे अंदर पैदा होनी जरूरी है। और उसके लिए मुझे अगर अपनी जाति से भी ऊपर उठना पड़ता है तो मुझे उठना चाहिए। मुझे अगर अपने धर्म से ऊपर उठना पड़ता है तो मेरे धर्म से ऊपर उठकर आज मेरा पहला धर्म ये होना चाहिए कि मैं अपने इन भूखे लोगों के मुंह में रोटी के निवाले कैसे डाल दूं, औरतों के, मैं विधवा औरतों के आंसू कैसे पोंछ दूं, यतीमों को सक्षम कैसे बना दूं, हर एक हिंदुस्तानी को बेहतर कैसे बना दूं, फिर मेरा तिरंगा जो दुनिया में लहराएगा वो एक अलग शान से लहराएगा। ये मेरा लक्ष्य आज होना चाहिए। और इसके लिए मुझे स्पिरिट कहां से मिलेगी? वो मेरी स्पिरिट है मेरी अपनी नेशनल हेरिटेज। मुझे इस बात में कहने में बहुत दिक्कत महसूस नहीं हो रही कि मुझे तकलीफ होती है जब मैं पंजाब में बैठे हुए किसी व्यक्ति से पूछता हूं कि पंजाब की विरासत क्या है, तो वो पंजाब की विरासत को सिर्फ 500 सालों तक सीमित कर देता है। मुझे इस बात की बहुत तकलीफ होती है कि जब कोई हरियाणा के व्यक्ति से मैं पूछता हूं कि तुम्हारी विरासत क्या है, तो उस विरासत को सिर्फ 50 वर्षों तक सीमित कर देता है। ना पंजाब की विरासत 500 वर्षों तक सीमित है, ना हरियाणा की 50 वर्षों तक सीमित है। ये सब की सब जो विरासत है ये हजारों वर्ष पुरानी विरासत है। और हजारों वर्ष पुरानी विरासत सिर्फ जमीन के टुकड़ों का एक जैसा होने से नहीं है, हमारी नस्लों का एक होने से तक सीमित नहीं है, हमारे खाने पीने रहने सहने के ढंग तक एक होना सीमित नहीं है। जो हमारी हजारों वर्षों की विरासत इस बात की विरासत है कि हमारे खून के अंदर जो कल्चर डेवलप हुई कि तुम जिसको मानना चाहते हो मानो, मैं जिसको मानना चाहता हूं मानूं, ये मेरे पास अधिकार है, तुम्हारे पास तुम्हारा अधिकार है, इसके बावजूद भी हम आपस में नहीं लड़ेंगे। ये कोएग्जिस्टेंस की जो बात है हमारी, वो नेशनल हेरिटेज है, जिसको पुराणों में कहा गया वासुदेव कुटुंबकम की पूरा विश्व जो है एक परिवार है, जिसको पंजाब की विरासत में कहा गया सर्बत दा भला, सारी मानवता एक है, सबको सब में एक पहचान। वो ये विरासत हजारों वर्ष पुरानी है और हर एक महापुरुष ने अपने ढंग से इस विरासत को दोहराया है। ये विरासत किसी ने पिछले 20, 50, 100, 500, 700, 1000 साल से कोई नया आविष्कार नहीं किया। लेकिन जब जब हम उन पुरानी विरासतों को भूले, हम उससे भटके, उससे हम बेमुख हुए, तब तक एक नए महात्मा ने, संत ने, गुरु ने आकर हमें वो जगाया और जगा के एक उपदेश दिया, हमारी भाषा में दिया, हमारी मानसिकता के अनुसार दिया, हमारे कान खोलने को दिया, हम उसको समझ सके इसलिए दिया, और हमें उनको उन्होंने प्रेरित किया। और तभी फिर पंजाब के अंदर हम देखते हैं कि वो खालसा पंथ बना। और ऐसा दूसरे प्रांतों में भी अलग अलग ढंग से हुआ होगा। वो है हमारी नेशनल हेरिटेज। जैसे आपने वो उसका पूर्व और पश्चिम का गाना सुना होगा
कि इंसान तो क्या, जहां तो पेड़ और पौधे भी पूजे जाते हैं। वो विरासत थी हमारी। और आज कोविड के दौरान हमें इन बातों का जहां पे एहसास हुआ, लेकिन उस बातों के साथ साथ जो सुपरस्टिशंस चलते हैं, जो अंधविश्वास चलते हैं, जो धर्म की आड़ में भी कहे जाते हैं, उन सब से भी बचना जरूरी है। इसलिए उसको बारीकी से समझना भी होगा और अपनी विरासत के मूल तक पहुंचना भी होगा। क्या मैं ये कहूं कि मेरा जो पिछोकड़ है, जो मेरी एंसेस्ट्रल हेरिटेज है, मैं सिर्फ 400 साल का व्यक्ति हूं, या मैं ये कहूं कि मैं 4000 साल का व्यक्ति हूं, या मैं ये कहूं कि जब मैं मानवता को देखता हूं तो 50,000 साल पुरानी मेरी मानवता है, तो किसमें फक्र ज्यादा होगा? तो इसलिए उसको मैं ये नहीं कहता कि टुकड़ों में देखिए, मैं ये कहता हूं कि उसकी कॉन्टिन्यूटी में देखिए, और जहां जहां पे हमने गलतियां की, उन गलतियों को हम देखते हुए, समझते हुए आज उसको फिर से प्रयास करें, और जो जो हमारे धार्मिक ग्रंथों में इन महानताओं का वर्णन है, उसको समाज का हिस्सा बनाने का प्रयास करें। यह हमारा एक लक्ष्य रहेगा। और ये बात मैं आपसे कर रहा हूं, ये मैं अलग से कोई नई बात नहीं कर रहा। जब हम आजादी के संघर्ष को देखते हैं, तो आप आजादी के संघर्ष में देखिए कि बहुत से अलग अलग फील्ड्स में लोगों ने काम किया। हमने कुछ लोगों को नाम दिया नरम दल, कुछ लोगों को नाम दिया गरम दल, कुछ लोगों को नाम दिया क्रांतिकारी। मैं 5-6 बातों एक एक एग्जाम्पल के साथ आपके समक्ष रखकर अपनी बात को खत्म करूंगा। 6 पॉइंट्स पे मैं ब्रीफ में करूंगा बात, लेकिन 6 पॉइंट्स पे बात करूंगा, क्योंकि ये आज के विषय में मुझे लगता है कि अगर हमने ये बात ना की और खुलकर ना की, तो मुझे लगता है कि हम इस नौजवान पीढ़ी के साथ एक बहुत बड़ा विश्वासघात कर रहे होंगे। ये बात भी मैं करने से पहले आपके समक्ष रखता हूं कि आपके विचार अलग हो सकते हैं, आपके और मेरे बीच में जो मतभेद हो सकते हैं, लेकिन मैं अपना विचार प्रस्तुत कर रहा हूं। आप उसको अपने ढंग से पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं, आगे सोच सकते हैं और एक अपना विचार बना सकते हैं। ये आजादी इस 75वें साल में खुलकर आपके पास रहेगी। हमने क्या किया आजादी के बाद? हमने लड़ाना शुरू किया। जो लोग नहीं आपस में लड़ते थे उनको भी लड़ाना शुरू किया, और बिना उनको पढ़े लड़ाना शुरू किया। हमने एक तरफ खड़ा कर दिया महात्मा गांधी को और दूसरी तरफ खड़ा कर दिया सरदार भगत सिंह को। दोनों का उद्देश्य एक, अंग्रेजी साम्राज्य की जड़ों को उखाड़ कर फेंक देना। दोनों का उद्देश्य एक, कि समाज का हर व्यक्ति जो है वो इक्वल हो और इक्वालिटी के साथ जी सके। और हमने दोनों को इस तरह से खड़ा करके समाज में प्रचलित करने का प्रयास किया। जी, इसीलिए वो समाज में हम वो जब आपस में बात करते हैं तो चीजें सामने आती हैं। परंतु क्या आप जानते हैं, मैं एक एग्जांपल्स देख के मैं अपनी बात को अगले पॉइंट पे जाऊंगा, कि शहीद आजम भगत सिंह क्या कहते हैं। शहीद आजम भगत सिंह पे आप अगर 3 कोटेशंस को पढ़ेंगे तो आप समझ जाएंगे। मैं वो 3 लाइनों में कहूंगा। उन्होंने खुद लिखा कि हाँ, मैं आतंकवादी था, परंतु जीवन के उन शुरुआती दौर के बाद में, और उसके बाद वो खुद भूख हड़ताल रखते हैं। वो खुद ऐसा बम फेंकते हैं असेंबली हॉल के अंदर जिसमें व्यक्ति को मारा नहीं जाता, लेकिन लोगों के कान खोले जाते हैं, लोगों को प्रेरित किया जाता है। ये भगत सिंह कहते हैं। और भगत सिंह ही कहते हैं कि हिंदुस्तान के अंदर आजादी के आंदोलन को जन आंदोलन बनाने का श्रेय अगर किसी को दिया जा सकता है तो वो महात्मा गांधी हैं। तो हमने क्या किया? हमने उन पहलुओं को लेकर जिसका गंभीरता से चिंतन नहीं किया, जो हमने ना गांधी को पढ़ा ना भगत सिंह को पढ़ा, और एक ओपिनियन बनाया और उस ओपिनियन के तहत अपनी राजनीति को आगे बढ़ाया। और आज हमें उसी नेशनल इंटीग्रेशन की जरूरत है कि वो उन लोगों के विचार अलग होते हुए भी, आपस में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होते हुए भी, हाउ मच रिस्पेक्ट दे वर हैविंग फॉर ईच अदर। दूसरा, मैं अभी 2-3 बातें गांधी जी की सीधी ले रहा हूं, उसके बाद मैं नेहरू और सुभाष जी की भी शेयर करूं। दूसरा, गांधी जी और अंबेडकर, हमने समाज के अंदर एक ऐसा व्यवहार पैदा कर दिया कि जैसे दुनिया के सबसे बड़े दुश्मन थे गांधी और अंबेडकर। और दोनों के अंदर मैं एक ही घटना का आज जिक्र करूंगा, मैं दूसरी बातों का जिक्र नहीं करूंगा क्योंकि समय के मैं सीमा का ध्यान रखूंगा। जब अंग्रेजों ने इस भारतीय समाज के अंदर हिंदू समाज को भी आगे तोड़ने की बात की, क्योंकि मुस्लिम
के लिए 1909 में वो सीटें लग रख और वो पूना की जेल में थे। सभी हिंदुस्तानी चिंतित हुए, बड़े बड़े महान नेता चिंतित हुए और उन्होंने पूछा कि इसका हल क्या है। पूरे हिंदुस्तान में से अगर एक ही व्यक्ति था जो उस समय गांधी जी को मरण व्रत से उठा सकता था तो वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो वो भीमराव अंबेडकर के पास गए कि आप ही हैं जो गांधी जी को इस मुसीबत से निकाल सकते हैं, जो प्रण उन्होंने ले लिया कि मैं समाज को टूटने नहीं दूंगा, और दूसरी तरफ जो और कास्ट लोग हैं उनको इक्वालिटी का आज एक पहलू मिल रहा है आगे बढ़ने का, तो क्या किया जाए। तो वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर उनके कहने पर वो जो है वो गए महात्मा गांधी जी से मिलने के लिए। जब वो महात्मा गांधी जी से मिलने के लिए गए तो बड़ा इंटरेस्टिंग सा वाकया है, मैं आपको बताना चाहूंगा। महात्मा गांधी उनसे उम्र में बहुत बड़े थे, तो और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को सबसे आगे रखते थे। उन्होंने कहा आपने बुलाया है, आप बताइए। दो महान व्यक्तियों का मिलन हो रहा था, उम्र में फर्क था। तो महात्मा गांधी और उनके बीच में चर्चा शुरू हुई तो उन्होंने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से कहा कि मैंने समाज को टूटने नहीं देना। पर भीमराव अंबेडकर ने कहा तो फिर इन लोअर कास्ट लोगों का क्या बनेगा। तो उन्होंने कहा कि इसके लिए जो चाहोगे वैसा होगा। तो आगे मैं शॉर्ट में करके बता रहा हूं। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा कि आप जानते भी हैं कि एक अछूत का जीवन कैसे होता है। आई हैव लिव्ड द लाइफ ऑफ ए अनटचेबल, आई एम बोर्न अनटचेबल। तो गांधी जी ने उसका जवाब दिया कि यू आर बोर्न अनटचेबल, आई एम लिविंग एज ए अनटचेबल इन द अनटचेबल कॉलोनीज। तो तब अंबेडकर ने कहा कि अगर ये वचन देते हैं कि इनका उत्थान होगा तो मैं आपके साथ हूं। और वो फैसले ने हिंदुस्तान के टुकड़े होने से बचाया, नहीं तो आज की रात जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान बने वो हिंदुस्तान और पाकिस्तान नहीं होते, उसकी जगह पे 10 टुकड़े हुए होते जैसे बाद में यूएसएसआर के हुए। दिस वॉज द कंट्रीब्यूशन। और उसके बाद जब भारत के कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने की बात आई, आप इतिहास को पढ़िए, आप देखेंगे कि चाहे वो नेहरू थे चाहे वो पटेल थे, वो फॉरेन कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स को लेके कॉन्स्टिट्यूशन बनाना चाहते थे। इट वाज ओनली महात्मा गांधी जिन्होंने कहा कि नहीं, जब तक हिंदुस्तान में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं उस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए एक्सपर्ट बाहर से नहीं आएंगे। ही विल बी द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी। दिस वाज द रिस्पेक्ट दे वर हैविंग फॉर ईच अदर। तीसरा, आप एक और इंटरेस्टिंग बात सुनते हैं गांधी जी और सुभाष की। मैं उसको ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन 2 फैक्ट्स आपके सामने रखूंगा। गांधी जी को हम फादर ऑफ नेशन कहते हैं, राष्ट्रपिता कहते हैं। तो राष्ट्रपिता का खिताब देने वाले कौन थे? आप इतिहास को पढ़िए। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस वर्ड को जिसने यूज किया, फादर ऑफ नेशन, ही वाज सुभाष चंद्र बोस ड्यूरिंग ए रेडियो टॉक, रेडियो से आह्वान करते हुए। और जब उन्होंने इंडियन नेशनल आर्मी का पुनर्गठन किया, आजाद हिंद फौज का, तो जो पहली ब्रिगेड का नाम रखा उस ब्रिगेड का नाम गांधी ब्रिगेड रखा। एक ब्रिगेड का नाम नेहरू ब्रिगेड रखा, एक ब्रिगेड का नाम लक्ष्मीबाई ब्रिगेड रखा। दिस वाज द फीलिंग ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन दैट वी शुड लर्न फ्रॉम दिस पीपल। अब मैं चौथी बात आपसे करता हूं, सुभाष और भगत सिंह की। सुभाष इंडियन नेशनल कांग्रेस से, इंडियन नेशनल कांग्रेस के 2 बार प्रेसिडेंट रहे। और जब भगत सिंह को फांसी की सजा दी गई तो भगत सिंह की उस फांसी की सजा पे पत्र लिखने वाले, अपने विचार प्रस्तुत करने वाले, वो सबसे समर्थन करने वालों में सुभाष चंद्र बोस थे। कहां वो बंगाल और कहां जो पंजाब। ये फीलिंग नहीं थी कि मैं बंगाली हूं तो पंजाबी का महत्व क्या होगा, जब पंजाबी हूं तो बंगाली क्या कहेगा। दिस वॉज द नेशनल एम एंड नेशनल गोल दैट वॉज बीइंग एस्टैब्लिश्ड। उसके बाद मैं आपको सेकंड लास्ट बात पे बात करता हूं, वो है नेहरू एंड पटेल। और आज जिस तरह से पार्लियामेंट के अंदर भी हम बातों को सुनते हैं कि नेहरू और पटेल में जैसे इतनी बड़ी खाई थी जैसे हिंदुस्तान और पाकिस्तान की खाई हो। जब भारत की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बाद जो इंटरम गवर्नमेंट बननी थी तो 13 स्टेट्स में इलेक्शन हुए। 11 स्टेट्स ने पटेल जी के हक में बयान दिया, 2 ने नेहरू जी के हक में दिया। लेकिन महात्मा गांधी ने कहा कि नेहरू विल बी द प्राइम मिनिस्टर, और पटेल जी ने 1 सेकंड के लिए भी सोचे बिना उनको प्राइम मिनिस्टर माना, और दिल से माना, मजबूरी से नहीं माना। ये मैं बात इसलिए कह रहा हूं
कि उसके बाद जब एक क्राइसिस आजादी के बाद खड़ा हुआ, लोग नेहरू जी से निराश हुए, तो पटेल ने कांग्रेस वालों को इकट्ठा करके कहा कि अगर कांग्रेस का कोई नेता होगा तो वो सिर्फ जवाहरलाल नेहरू होंगे। ये बात नेहरू के हक में पटेल जी ने कही। उस समय ना महात्मा गांधी जिंदा थे और आजाद हिंदुस्तान हो चुका था। परंतु पटेल जैसा व्यक्ति महात्मा गांधी की इतनी बात को मानने की श्रद्धा रखता है, तो आपको ये जानना भी चाहिए कि पटेल कौन थे। आपको ये जानकर हैरानी होगी, पटेल अपने समय के लीडिंग क्रिमिनल लॉयर थे, जिनके आगे इवन जज भी झुक जाते थे जब वो दलीलें पेश करते थे। और ना सिर्फ लीडिंग लॉयर थे, अपने इलाके के ही वाज द रिचेस्ट, वन ऑफ द रिचेस्ट पर्संस, जिनको क्लबों में जाने का शौक भी था। और जब महात्मा गांधी वहां पे गए और एक जगह क्लब में लेक्चर दे रहे थे, तो पटेल उसमें इंटरेस्टेड नहीं थे। परंतु जब गांधी जी गए तो उन्होंने शाम को जो लीडिंग लोग थे उस शहर के गणमान्य व्यक्ति, उनके साथ मिलाया, तो उसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल भी थे। और जब वो सरदार वल्लभ भाई पटेल उनसे मिले, तो उसके बाद वल्लभ भाई पटेल ने ना सिर्फ अपनी पूरी अमीरी छोड़ी, ना सिर्फ वकालत छोड़ी, पूरा जीवन उसके बाद वो गांधी जी आजादी के आंदोलन में हिंदुस्तान के लिए समर्पित कर दिया। और आजादी के बाद कैसे हिंदुस्तान को इकट्ठा करने का प्रयास किया, उन रियासतों को मिलाने का प्रयास किया, मैं आज उसकी डिटेल में नहीं जाना चाहता, वो आप सभी लोग भली भांति जानते हैं। और आखिर में एक अपनी बात कहते हुए मैं बात को समाप्त करूंगा, वो है नेहरू एंड अंबेडकर। जब भारत आजाद हुआ, अंबेडकर जी ने अपनी अलग पार्टी बनाई, नेहरू इंडियन नेशनल कांग्रेस से थे। इलेक्शंस हुए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इलेक्शन हार गए। इलेक्शन हारने के बाद भी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उनको अपनी लॉ मिनिस्ट्री में लॉ मिनिस्टर बनाया। और आप कहेंगे कि जो नेहरू जी ने उनकी कोई बहुत बड़ी खातिरदारी की नहीं, जानते नहीं, क्योंकि हो तो he was the most he was the person who was having the most self respect। लेकिन उन्होंने वो मंत्रालय लिया क्योंकि वो जानते थे कि हिंदुस्तान के अंदर ऐसे आज बहुत से कानूनों को बनाने की आवश्यकता होगी। और जब एक कानून को लेते हुए उनके मान सम्मान को ठेस पहुंचने लगी, he resigned also। परंतु अब देखिए कि उन लोगों के मनों में एक दूसरे के कैलिबर के प्रति सत्कार कितना था, प्यार कितना था। प्यार किस बात का था कि नहीं, हिंदुस्तान को बिल्ड करना है, इस नेशन को बिल्ड करना है, इस समाज को बिल्ड करना है, सभी लोगों को इकट्ठे लेकर चलना है। ये भावना हमें उन लोगों से सीखनी चाहिए। और मुझे लगता है कि कल जब आजादी के इस 15 अगस्त को मना रहे होंगे, अगर हम इस स्पिरिट को इनकलकेट कर पाए तो निश्चित रूप से हम वो भारत अपनी आंखों के समक्ष देखेंगे, वो उस नेशनल इंटीग्रेशन को करते हुए हम उस भारत का निर्माण कर पाएंगे जिसका सपना हमारे इन स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने जीवन में देखा था। थैंक यू वेरी मच। Thank you so much, sir, for such a wonderful deliberation. And I want to admit one thing, sir. There was so many instances during your talk when I felt goosebumps. And I think most of us have felt the same. So now session is open for all audience for any queries or questions regarding the talk. So you may raise your hand or you may drop your question in the chat box. Any one of you cadet or any one of you audience? I think there is no query, sir. So nice of you. Yes, sir. No, please. Thank you so much, sir. Yeah, thank you so much, sir, for such a wonderful learning. And I'm very much sure that this would positively impact the thought process of the audience. Now we have one more renowned personality, Dr. Dinesh Chahal from School of Education, Central University of Haryana with us. We would feel blessed to get few words of wisdom from him as well.
Dr. Dinesh Chahal ji, please. Thank you, ma'am. Respected Welcome. Sir. Professor Vinay Sofat, Dr. Khushwinder ji, Lieutenant Jyoti Madam, Lieutenant Veerpal Kaur, Dr. Jaspreet, Dr. Sanjay, Dr. Nidhi, ये वो नाम है जो मैंने अपने होठों से लिए, बाकी आप सब सुनने वालों के नाम मेरे दिल में है, मेरे जहन में। आज आपका प्रोग्राम नेशनल इंटीग्रेशन थ्रू द एनसीसी, अगर मैं आपके मोटो से बात शुरू करता हूं, डिसिप्लिन, यूनिटी एंड डिसिप्लिन, unity and discipline, these are the two watchword for your entire life, not only for NCC, because I was also a cadet of NCC, that's why I can say ये मेरी पूरी लाइफ के लिए है दोनों शब्द। अगर दो ही शब्द मेरे जीवन में आ जाएं तो that can create wonders। तो आज मैडम मैं आपसे नहीं, उन नौजवानों से बात करूंगा जो देश की समस्या नहीं उनके समाधान बनेंगे। मैं आप सबके जज्बे को सलाम करता हूं, क्योंकि ये मुल्क तुमसे बहुत कुछ चाहता है युवा साथियों। मैं बातें करूंगा मुंह से नहीं, क्योंकि मुंह से करूंगा तो कानों तक जाएंगी। मैं दिल से बात करूंगा जो आपके दिलों तक पहुंचे। मेरा जो तजुर्बा एनसीसी के साथ रहा तो वही मैं आपसे बातें करूंगा, क्योंकि मैंने जितना भी सीखा, मेरे दो संगठन बड़े, एनसीसी और एनएसएस। मैं देश में और विदेश में जहां भी जाता हूं मैं कहता हूं मेरी पावर यही दो संगठन है, यूनिटी एंड डिसिप्लिन और नॉट मी बट यू। तो कहीं ना कहीं ये दो ऑर्गेनाइजेशन, और भी ऑर्गेनाइजेशन नो डाउट, बट ये दो मेजर ऑर्गेनाइजेशन है जो हमें एक श्रेष्ठ युवा बनाते हैं। जब श्रेष्ठ युवा होंगे तब एक भारत और श्रेष्ठ भारत की बात करेंगे। क्योंकि एक विद्यार्थी के लिए ठीक है जरूरी है अध्ययन, हम टीचर्स के लिए जरूरी है अध्यापन, लेकिन हम दोनों के लिए जरूरी है वो अभ्यास में भी आए और वो व्यवहार में भी आए। तब हम बात कर सकते हैं एकता की, जब हम बात करते हैं नेशनल इंटीग्रेशन की। तो वहां पे जरूरी है कि हम उस मैं एक पिछले प्रोग्राम में बोल रहा था भारत छोड़ो के आंदोलन के उस पे, मैंने कहा भारत छोड़ो से आगे चलकर अब हमें भारत जोड़ो की बात करनी है। मैं भारत छोड़ो की भी बात कर रहा था, मैंने कहा भारत छोड़ो किसके लिए, वो तो उस टाइम पे अंग्रेजों के लिए था, लेकिन आज भी भारत छोड़ो है। उस भारत छोड़ो को मैं कहता हूं जो हमारी समाज की, देश की समस्याएं हैं, उन समस्याओं से कैसे निजात पा सकते हैं, वो है भारत को समस्याओं से छुड़वाना। और जोड़ना क्या है, जो ताकतें कहीं ना कहीं हमें बांटती हैं, तोड़ती हैं। विनय सोफत साहब ने बहुत डिटेल से कहा है, मैं उन पर दोबारा नहीं जाऊंगा। बहुत सारी चीजें जो उन्होंने साझा की वो हम सब के लिए नई थी। तो जरूरी है उन नौजवानों को आज कहीं ना कहीं इन चीजों से जुड़ने की, और जब हम जुड़ेंगे तभी हम जोड़ पाएंगे, तभी हम जो सरदार पटेल का सपना, जो अखंड भारत की हम बात करते थे, वो पूरा हो पाएगा। तो इसके लिए हमें क्या करना है, अब हमने देश के लिए मरना नहीं है, देश के लिए जीना है। अब उस जीने में करना क्या है, उस जीने में जहां तक भी हमारा मैं कहूं सामर्थ्य है, उस सामर्थ्य के अकॉर्डिंग हम आज दूसरी स्वतंत्रता की बात करें। स्वतंत्रता किसकी, जहां धार्मिक गुलामी की बात करते हैं, कोविड-19 की जकड़न की बात करते हैं, शिक्षा में जो भेदभाव है उसकी बात करते हैं। तो कहीं ना कहीं दूरगामी विजन से हमें सब चीजों को समान देखने की जरूरत है। अभी बहुत सारे एग्जाम्पल सोफत साहब ने दिए कि हम जो पिछड़ा हुआ उसके लिए क्या कर सकते हैं। एक छोटी सी कहानी कर रहा हूँ। एक जंगल में आश्रम था, आश्रम में गुरुजी के पास स्टूडेंट्स गए तो उन्होंने कहा कि तुम कल जंगल में जाना और कुछ आवाज अगर अजीब सुनो वो बताना। पहले दिन वो पहला शिष्य जाता है, कहता गुरुजी आज मैंने शेर की, चीते की आवाजें सुनी। कहता तुम कल फिर जाना। दूसरे दिन जाता है, वो कहता मैंने शेर के अलावा आज मैंने खरगोश की, गिलहरी की और छोटे जो भेड़ बकरी इस टाइप के जानवर है उनकी आवाजें सुनी। कहता ठीक है तुम कल फिर जाना। अगले दिन वो आता है, उसने कहा गुरुजी आज मैंने घोंघों की, कीड़े मकोड़ों की, बिल्कुल जो सूक्ष्म जीव है उनकी आवाज सुनी। तो मैं ये कहानी क्यों सुन रहा है, उसने कहा कि आज से तुम्हारी एजुकेशन शुरू होगी क्योंकि तुमने नीचे वर्ग वालों के बारे में सोचा है। यही जरूरत हमें आज जब एकता की बात करते हैं, जितने भी भेदभाव है, चाहे जाति के हो चाहे धर्म के हो, जितने भी भेदभाव, उन सारी संकीर्णताओं से ऊपर उठना है। उन चीजों से हमें स्वतंत्रता चाहिए। और आज मैं कई बार सोचता हूं भारत तो है लेकिन भारतीयता भी आए,
तब भारत एक भी बनेगा, तब भारत श्रेष्ठ भी बनेगा। मैं ये क्यों कह रहा हूं, बहुत साल पहले नारा लगा कि महाराष्ट्र में मराठी रहेंगे, गुजरात में गुजराती रहेंगे, पंजाब में पंजाबी रहेंगे। तब मैं एक मुंबई के प्रोग्राम में पूछ रहा था, अगर महाराष्ट्र में मराठी रहेंगे, गुजरात में गुजराती रहेंगे, मेरा सवाल आपसे यह है, हिंदुस्तानी कहाँ रहेंगे? तो हमें सोचना है, भारत तो है लेकिन भारतीयता भी आए, हम जुड़े अपनी संस्कृति सभ्यता, क्योंकि हम विभिन्नताओं का, परंपराओं का, वीर वीरांगनाओं का, गुरुओं का, फकीरों का देश है। और सोबत साहब अभी कह रहे थे शांति के लिए हम प्रयास करने वाले, वसुधैव कुटुंबकम की हम बात करने वाले हैं। तो जरूरी है, बाहर सीमा पे सैनिक रक्षा करेगा लेकिन अंदर से हम स्ट्रॉन्ग अपने आप को बनाएं, एकता बना करके श्रेष्ठता के लिए काम कर पाएंगे। क्योंकि 4 चीजें मैं मानता हूं दिल से नहीं, मैदे से होती है। मैदे का मतलब पेट। 4 चीजें हैं, माँ, मजहब, मुल्क और मातृभाषा। यही है जो हमारी संस्कृति से, जो हमारे जिसको कहूंगा एकता से, अखंडता से जोड़ सकते हैं। भारत निर्माण तब होगा जब वो एक बनेगा। एक कब बनेगा? जब वो यूनिटी आएगी। लेकिन दिक्कत ये आती है सर, जिस दिन भारत का मैच क्रिकेट में पाकिस्तान से, उस दिन हम हिंदुस्तानी हो जाते हैं, वरना हम गुजराती हैं, हरियाणवी है, हिंदू है, मुसलमान है, लड़का है, लड़की है, पता नहीं कितने भेदभाव पे बंट जाते हैं। मैं कहता हूं आज हम कहने को भारत उस जो संतरा या किन्नू देखते हैं ना, उसकी तरह दिखने में तो एक दिखते हैं लेकिन अंदर से अलग होते हैं, जाति के आधार पे, धर्म के आधार पे। मैं कहता हूं एकता की भावना तब होगी जब हम उस खरबूजे या तरबूज की तरह बाहर से दिखे कि धारियां धारियां भले ही दिखती है लेकिन अंदर से जुड़ा होता है। तो जाति धर्म कुछ भी हो सकता है लेकिन अंदर से जुड़ना सीखे, तब भारत एक भी बनेगा और श्रेष्ठ भी बनेगा, आत्मनिर्भर भी बनेगा, आत्म सम्मानी भी बनेगा। भिन्नता हो ठीक है लेकिन मकसद हमारा अखंडता हो, एकता हो, श्रेष्ठता हो। चाहे मैं किसी धर्म को, किसी जाति को, किसी प्रांत को बिलोंग करता हूं, लेकिन मेरा एक दिल में ये होना चाहिए कि वन के पंछी अनेकों पर ठिकाना एक है, सबकी भाषा अलग अलग पर तराना एक है। और यदि दिल में हो उमंग, सारा जमाना एक है। हम शिकारी भिन्न भिन्न लेकिन निशाना एक है। निशाना क्या है? वो एकता, श्रेष्ठता, आत्म सम्मानी, आत्मनिर्भर भारत, है ना। तो वो हम सबका एक रोल, जहां भी जिसका रोल है, एज अ टीचर, एज अ स्टूडेंट, सीमा पे जवान है, खेतों में किसान है, प्रयोगशाला में विज्ञान है, लेकिन हम अपनी भूमिका भी जब सब थोड़ा थोड़ा देंगे, ये थोड़ा थोड़ा मिलके ही 130-35 करोड़ का देश, 135 करोड़ जो कदम है वो बढ़ जाएगा। लेकिन उसके लिए हर युवा को सजग, सक्षम, संघर्षशील, सक्रिय, समर्पित, स्पष्ट और संवेदनशील बनना होगा। तब श्रेष्ठ एक भारत, श्रेष्ठ भारत की आएगी। तो संकल्प ले कि हम भारत की स्वतंत्रता, एकता और अखंडता को स्थिर रखने के लिए ईमानदारी पूर्वक अपने उत्तरदायित्वों के लिए कृत संकल्पित रहेंगे। वह अपना कार्य पूर्ण निष्ठा से करेंगे, जो भी मेरा रोल है। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं कहना चाहूंगा कि मिट्टी में मिला दे, मैं जुदा हो नहीं सकता, अब इससे ज्यादा मैं तेरा हो नहीं सकता, बस तू मेरी आवाज में आवाज मिला दे, फिर देख इस देश में क्या हो नहीं सकता। तो हम सब आवाज में आवाज मिलाएं, सब एकता के साथ काम करें और श्रेष्ठता के लिए काम करें। विद दीज वर्ड्स, थैंक यू। क्या बात है सर, आपकी बातों ने मुझे लगता है सभी लोगों को एक दोबारा से सोचने में मजबूर कर दिया कि हम लोग कहाँ हैं और हम किस तरफ जा रहे हैं। थैंक यू सो मच सर फॉर सच अ थॉट प्रोवोकिंग टॉक। वी आर ग्रेटफुल फॉर सच अ eminent speakers for their words of wisdom and insightful deliberation. Now I request to Professor Ved Prakash Sharma, Dean Student Welfare, to present vote of thanks. Thank you, ma'am. Respected Principal Sir, Dr. Kashminder Kumar ji, ਅੱਜ ਦੇ expert speaker, Dr. Vinay Sofat ji, Dr. Dinesh Chahal ji, ਅਤੇ in absentia 5 ਪੰਜਾਬ ਬਟਾਲੀਅਨ ਦੇ ਕਰਨਲ CO ਸਾਹਿਬ JS ਧਾਲੀਵਾਲ ਅਤੇ 4 ਪੰਜਾਬ ਬਟਾਲੀਅਨ ਦੇ ਕਰਨਲ SK ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ANO ਸਾਹਿਬ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਇਸ ਸੱਦੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਆਨਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਡੈਲੀਬਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲਿਆ। ਡਾਕਟਰ ਸੌਫਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਕਤਾ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਪ੍ਰੋਸਪੈਕਟ ਤੋਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ 1947 ਦਾ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕਰਿਆ, ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਿੰਸਲੀ ਸਟੇਟਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਆਈਦਰ ਯੂ ਜੁਆਇਨ ਇੰਡੀਆ
और पाकिस्तान और कीप यूर इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी। उस समय वल्लभ भाई पटेल जी का जिक्र इन्हों ने करिया, जिन्हों मैन ऑफ आयरन का खिताब मिलिया कि उन्होंने अपनी पॉलिसी नाल किसी नूं समझा के, किसी नूं डरा के ते जिहड़ा है एक अखंड भारत का निर्माण करिया। ते अज एक NCC कैडेट, NCC ऑफिसर साहिबान का ये अपनी ड्यूटी बनती है कि आप भारत की एकता ते अखंडता नूं इसी तरह कायम रखना। NCC का तो नारा भी यही है, यूनिटी एंड डिसिप्लिन। NCC सॉन्ग है, हम सब भारतीय हैं, अपनी मंजिल एक है। ये मंजिल देश की एकता ते अखंडता की प्राप्ति लई सारे नौजवान वर्ग जो NCC ज्वाइन करी है, अज NCC दे करनल साहब जी दे 5 पंजाब बटालीयन 4 गर्ल्स बटालीयन दे आदेशों मुताबक साडे कॉलेज के प्रिंसीपल डॉक्टर खुशविंदर कुमार जी की ये सलाघायोग यतन है, जिन्हां ने अज बहुत घट समय दे विच 2 स्पीकर साडे सामने इहो जिहे एनलाइटेड बड़े ज्ञानवान साडे सामने बच्चों के ANO सामने पेश करे ते बहुत ही वधिया विचार पेश करे। मैं आस करदा कि सारे बच्चे अज इस अवसर के उत्ते 75वें आज़ादी दिवस जो आ रहा है उहदे संदर्भ दे विच कुछ भावना लैके जाणगे ते स्पीकर द्वारा दिते हुए विचारां नूं ग्रहण करनगे। ते मैं थापर पॉलीटैक्निक दे ANO साहब कैप्टन विजय कुमार शर्मा का विशेष धन्नवादी हाँ, जिन्हां ने साडा ये लिंक वख-वख ग्रुपां दे विच सर्कुलेट करिया ते ज़्यादा तो ज़्यादा इंस्टीट्यूशन दे ANO साहिबान नूं अज दी इस डेलीब्रेशन नूं ज्वाइन करन लई सद्दा दिता। ते साडे कॉलेज दे अध्यापक साहिबान, कॉलेज दे NCC दे बच्चे जिन्हां ने अज ये प्रोग्राम ज्वाइन करिया, सारिਆਂ ਦਾ मैं दिलों धन्नवाद करदा हाँ ते आस करदा हाँ कि अज दे इस ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੈ ਤੇ ਹਮ ਸਭ ਭਾਰਤੀਏ ਹੈ। ਜੋ NCC ਦਾ ਸੌਂਗ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾਉਣਗੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਮੈਡਮ ਨਿਧੀ ਗੁਪਤਾ ਜੋ ਕਿ ਗਰਲਜ਼ ਵਿੰਗ ਦੇ CTO ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣੇ NCC ਦਾ ਚਾਰਜ ਸੰਭਾਲਿਆ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਤੇ ਆਰਮੀ ਵਿੰਗ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ANO ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਰੋਹਤ ਸਚਦੇਵਾ ਜੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਅਫਸਰ ਬਣ ਗਏ ਹੋਏ ਹਨ ਕਾਮਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਬਸੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜੁਆਇਨ ਕਰਾਇਆ ਉਹ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਦੇ ਪਾਤਰ ਹਨ। ਆਖਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਾਰਟਿਸਪੈਂਟਸ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਡਾਕਟਰ ਵਿਨੇ ਸੋਫਤ ਜੀ ਦਾ ਜੋ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਿਚਾਰ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੁਣੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲੈਕਚਰ ਕਰਾਇਆ ਸੀ ਤੇ PCCTU ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਸਟੇਜਾਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਅਧਿਆਪਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਲ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋਫਤ ਜੀ ਦਾ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਦਿਨੇਸ਼ ਚਾਹਲ ਦਾ ਦੁਆਰਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਓਵਰ ਟੂ ਨਿਧੀ। निधि गुप्ता you, जी। sir. हाँ जी। Thank you, sir. Okay. I think now we should end the meeting. Thank you, Dr. Nidhi. Yeah. I Thank think you. we can close the meeting. Thank you, everyone. हाँ जी, Thank you so much, sir. sir. Thank you। ये तो आड़े जातना दा रिजल्ट है प्रिंसिपल सर। Thank you, sir. Thank you, sir. Okay, sir.